सुनो जी, कब तक हम इस पुराने घर और बुढ़े की बीमारी में पैसा लुटाते रहेंगे? देखो, शहर में फ्लैट की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर आज ये जमीन हमारे नाम नहीं हुई, तो कल को तुम्हारे भाई भी आकर हिस्सा मांगेंगे। फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अभी वक्त है, कुछ ऐसा करो कि बाबूजी खुद ही खुशी खुशी अंगूठा लगा दें। माया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो जमीन बाबूजी की जान है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसमें लगा दी है। वो कभी भी इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और बाबूजी की कमजोरी है तुम। अगर तुम चाहो तो सब मुमकिन है। प्यार से नहीं मानेंगे तो थोड़ा दिमाग लगाओ। लेकिन ये सब ठीक नहीं लग रहा। कहीं बाबूजी को पता चल गया तो? रे, कौन सा हम उनसे कुछ छीन रहे हैं? आखिरकार सब तुम्हारा ही तो है। बस थोड़ा जल्दी अपने नाम करवा रहे हैं। देखो, तुम 4 दिन उनकी खूब सेवा करो। दवा समय पर देना, खाना खुद खिलाना, उनके पास बैठकर बातें करना। उन्हें ऐसा लगे कि तुम ही उनका सबसे बड़ा सहारा हो। कल पूरी तरह पिघल जाए तो किसी दिन पेंशन या बैंक के बहाने कागज ले आना। कहना कि ये जरूरी कागज है, बस औपचारिकता है। वो बिना पढ़े ही तुम पर भरोसा करके अंगूठा लगा देंगे। सुनील, पता नहीं मैं सही कर रहा हूं या गलत, लेकिन अगर अभी कुछ नहीं किया तो आगे बहुत पछताना पड़ेगा। यही समझदारी है। वक्त पर लिया गया फैसला ही इंसान को आगे बढ़ाता है। बस याद रखना, भावनाओं में बहकर मौका मत गवाना। कोशिश नहीं, काम पूरा करना है। पवन, मैंने सुना है शहर वाले बिल्डर गांव की जमीन के करोड़ों दे रहे हैं। ये बुढ़ा तो इसे दान करने की सोच रहा है। क्या हमें सड़कों पर आना है? अभी मौका है, सेवा का नाटक करो और सारी वसीयत अपने नाम करवा लो। ठीक है रागिनी, आज से मेरा व्यवहार बदल जाएगा। नेकीराम जी को लगेगा कि उनका बेटा सुधर गया है। और फिर शुरू हुआ ममता का नाटक। जो बेटे कल तक पानी का गिलास तक नहीं देते थे, ऐसे ही पवन और रागिनी भी अपने पिता से जमीन लेने के लिए एक गहरी साजिश रच रहे थे। आज वो अपने पिता के पैर दबा रहे थे। रामलाल और नेकीराम को लगा कि शायद भगवान ने उनकी सुन ली। रामलाल का घर। सुनील उन्हें बढ़िया खाना खिला रहा है। बाबूजी, आप आराम करो, आपके कष्ट अब मेरे हैं। नेकीराम का घर। पवन उनके लिए नई धोती लाया है। बापू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कुछ दिनों बाद दोनों बेटे अपने अपने पिता के पास वही पेंशन वाला बहाना लेकर जाते हैं। सुनील रामलाल से, बाबूजी, बस यहां अंगूठा लगा दीजिए। सरकारी वकील ने कहा है कि इससे आपकी बुढ़ापा पेंशन पक्की हो जाएगी और ये घर भी सुरक्षित रहेगा। रामलाल बेटा, तू खुश है तो मैं कहीं भी अंगूठा लगा दूंगा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। उधर नेकीराम के घर भी पवन यही नाटक करता है और दोनों मासूम बुजुर्ग अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटों के नाम कर देते हैं। जैसे ही कागज हाथ में आते हैं, बेटों और बहुओं के चेहरे से नकाब उतर जाता है। मूसलाधार बारिश हो रही है। चलो अब बाहर निकलो। ये घर मैंने बेच दिया है। अब हम शहर जा रहे हैं। वहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रामलाल बेटा, ये क्या? अभी तो तू पैर दबा रहा था। वो तो अंगूठा लेने का नाटक था बुढ़े। अब जाओ और कहीं भी मरो। नेकीराम का घर। पवन के साथ। अपनी लाठी उठाओ और निकलो। रागिनी को तुम्हारी खांसी से नफरत है। ये घर अब हमारा है। इस तूफान में कहां जाऊंगा बेटा? सड़क पे जाओ या शमशान में, हमें क्या। रामलाल अपने घर के बाहर रो रहा है और नेकीराम अपने घर के बाहर। दोनों भीगते हुए गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं और एक दूसरे को देख लेते हैं। नेकीराम, तुम यहां इस हाल में? रामलाल भाई, जिसे अपना खून समझा वही पानी निकला। मेरे बेटे ने मुझे सड़क पर फेंक दिया। वही आग मेरे घर में भी लगी है दोस्त। हम दोनों का सर्वस्व लुट गया। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं सिवाय एक दूसरे के। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे का सहारा लेकर
अंधेरे में उसी बरगद के पेड़ के नीचे रात बिता देते हैं। शाम का समय। अपने कमरे में माँ बिस्तर पर लेटी थी। आज उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। गीता उनके पास बैठकर उनका सिर दबा रही थी। माँ जी, आज आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। चलिए अस्पताल चलते हैं। नहीं, जरा सी थकान है। सीता से कहो तुलसी का काढ़ा बना दे। मैं बना लाती हूँ माँ जी, लेकिन मुझे लगता है अब देरी नहीं करनी चाहिए। तभी अमन कमरे में आता है। गीता ठीक कह रही है माँ, आपकी हालत ठीक नहीं है। मैं भैया को बुलाता हूँ। रवि भी बूढ़ी माँ के पास आ जाता है। क्या हुआ माँ को? रवि जी, अचानक से माँ के हाथ पैर ठंडे हो गए हैं और इन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। चलो देर मत करो, गाड़ी निकालो अमन, माँ को तुरंत अस्पताल ले चलते हैं। दोनों भाई माँ को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड। डॉक्टर माँ को स्ट्रेचर पर लेकर अंदर ले जाते हैं। दोनों भाई बाहर बेचैन खड़ी थे। गीता और सीता पास में चुपचाप बैठी थी। आप बहुत देर से लाए हैं। इनकी हालत पहले ही बहुत बिगड़ चुकी थी। इन्हें कार्डियक अटैक हुआ था। क्या मतलब डॉक्टर साहब? हमें खेद है, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। सन्नाटा छा जाता है। सीता रोने लगती है। गीता की आंखों से भी आंसू बहती हैं, लेकिन वो संयमित रहती है। माँ ऐसे कैसे चली गई? मैं तो उन्हें अपनी बेटे की स्कूल एडमिशन के लिए अपने साथ शहर ले जाने वाला था। माँ को कभी खुद की चिंता ही नहीं थी। वो हमेशा किसी और की चिंता में ही लगी रहती। इसके बाद दोनों भाई और गांव के कुछ बुजुर्ग मिलकर बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार कर देती हैं। शाम को कुएं पर गांव की औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे तूने देखा, गीता तो उनके लिए सब कुछ करती थी, फिर भी बूढ़ी माँ ने सीता को सिर पर चढ़ा रखा था। जब भाग्य फूटे हो तो अपना भी पराया हो जाता है। अब ये सच आज तक किसी से छुपा है? घर पर अमन और गीता आपस में बातें कर रही थी। गीता, तुमने माँ को आखिरी समय तक नहीं छोड़ा। उन्होंने तुम्हारे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं कहा, फिर भी तुम माँ को इतना अच्छा समझती हो। मैंने माँ को माँ की तरह चाहा, पर उन्होंने मुझे बेटी की तरह नहीं। फिर भी मैं अपनी इंसानियत नहीं खो सकती थी। एक महीने बाद आंगन में दोनों भाई बैठकर माँ की जमीन जायदाद के कागज ढूंढ रहे थे। तभी एक पुरानी लोहे की पेटी से माँ की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज निकाले गए। गीता और सीता थोड़ी दूरी पर बैठी सुन रही थीं। देखो अमन, कुल मिलाकर 5 बीघा जमीन है और पुराना घर। अब इसे हमें आपस में बांटना है। हाँ भैया, आधा आधा बांट देते हैं, यही ठीक होगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मेरा परिवार बड़ा है, मेरा बेटा है, आगे उसका भविष्य भी देखना है। तो क्या भैया, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, मेरा भी परिवार है और मैं भी इस जमीन का बराबर का हिस्सेदार हूं। सुन, मां मरने से कुछ दिन पहले मुझसे बोली थी कि अमन की कोई संतान नहीं है, तेरे जिम्मे ही सब कुछ रहेगा, इसीलिए तुझे सिर्फ 20% हिस्सा मिलेगा। भैया, मां ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही उन्होंने कुछ लिखकर छोड़ा है। अगर ये बात सच थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मां को लिखना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने मुंह ज़बानी कहा था। अब तू माने या ना माने, मुझे तो 80% हिस्सा चाहिए। इतना सुन गीता और अमन अपने कमरे में चले जाते हैं। अब तो आ भी नहीं रही जो सच का फैसला कर सके, और आपके भैया इतने चालाक हैं कि वो आपकी कोई बात नहीं चलने देंगे। मैं झगड़ा नहीं चाहता गीता, पर अन्याय भी नहीं सह सकता। माँ के पक्षपात ने भैया को लालची बना दिया। अमन, अब फैसला तुम ही करना होगा। अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि करने वाला। उधर सीता और रवि खुशी से आपस में बातें कर रहे थे। आपने सही किया जो जमीन का 80% अपने पास रखा। यदि हम उन्हें बराबर का हिस्सा देते तो हमें क्या बचता? हाँ, मैं बड़ा हूँ और जमीन का ज्यादा हिस्सा रखने का हक मुझे ही है। सुबह का समय। अमन और गीता अपने 20% हिस्से की छोटी सी जमीन पर खड़े थे। दोनों के हाथों में पीठ की थैली थी। सामने की ओर रवि का बड़ा खेत फैला हुआ था। वह वापस घर की तरफ नहीं लौटता, बल्कि आगे पीछे गांव के कुछ लोगों से काम का पता करता रहा, लेकिन किसी के पास भी कोई काम नहीं मिला। अपने गांव में तो मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा।
और बाहर किसी दूर के गांव में मैं काम नहीं कर सकता। मेरी बीमार बेटी घर पर है, मुझे जल्दी घर भी आना होता है। मैं क्या करूं? अभी रात होने में भी समय है। मैं और किसी से काम का पता करता हूं, शायद कहीं कोई मजदूरी ही मिल जाए ताकि मैं अपनी बेटी के लिए दवाइयां और खाने पीने की चीजें ले सकूं। एकदम किस्मत मुझे किस मोड़ पर ले आई है, न जाने भगवान की क्या मर्जी है। रघु काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। वह रात को मायूस होकर घर की तरफ लौटा। घर पहुंचते ही उसकी बेटी ने पूछा, पिताजी क्या हुआ, आपको कोई काम मिला या नहीं? नहीं बेटी, सुबह से शाम तक काम की तलाश करता रहा, लेकिन किसी ने भी काम नहीं दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल फिर से काम का पता करूंगा। तुम बताओ, तुमने दवा खाई है या नहीं, और तबीयत अब कैसी है? नहीं पिताजी, दवा तो सुबह ही खत्म हो गई थी। मुझे आपको बताने का याद नहीं रहा। ये क्या बोल रही हो बेटी? तुम्हें पता भी है तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है। दवा के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जैसे ही पैसे करूं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। आज तुमने ये गलती कर दी है, दोबारा ऐसा मत करना। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। पिताजी रात हो चुकी है, मुझे अकेले घर डर लगेगा। अब आप रहने दीजिए। वैसे भी आपके पास तो पैसे भी नहीं है, फिर मेरी दवा कैसे लाएंगे? बेटी, तुम्हारी दवा के लिए मैं किसी से पैसे उधार ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी दवा जरूर लेकर आऊंगा। तुम थोड़ा इंतजार करो। नहीं पिताजी, आप रहने दीजिए, सुबह ले आएंगे। मेरी तबीयत अब कुछ बेहतर है। ए भगवान, अब ये गाजरें जल्दी से जल्दी उग जाए ताकि मैं इन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चला सकूं। रघु खेत पर काम करके जब घर गया तो उसने देखा कि उसकी बेटी जमीन पर गिरी हुई थी। रघु ने जल्दी से बेटी को उठाया, चारपाई पर लिटाया और उसके मुंह पर पानी डाला। बेटी उठो, क्या हुआ तुमको? देखो मैं आ गया हूं, जल्दी आंखें खोलो। कुछ देर तक बेटी ने आंखें खोली। रघु को भी समझ आ चुकी थी कि एक दिन दवा न लेने की वजह से उसकी बेटी की यह हालत हुई है। मुझे जैसे भी करके अपनी बेटी के लिए दवा लानी होगी। मेरे पास जीने का एक ही सहारा है। अगर इसे भी कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैं आज ही दवा लेकर आऊंगा। बेटी, तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। और हां, बिल्कुल भी उठना नहीं, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। रघु सीधे अपने एक दोस्त के पास गया जो दूसरे गांव के जमींदार का नौकर था। दूसरे गांव का जमींदार लोगों को सूद पर पैसे देता था। रघु सीधे उसके पास गया और जाकर बोला, अर्जुन भाई, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। मेरी बेटी के लिए दवा लेनी है। मुझे अपने मालिक से कुछ रकम सूद पर उधार दिला दो। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। रघु, मैं तुम्हें पैसे तो दिला दूंगा, लेकिन मेरा मालिक बहुत खतरनाक आदमी है और वह सूद भी बहुत ज्यादा लेता है। अगर तुम समय पर पैसे नहीं दे सके तो वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारा खेत रख लेगा। अच्छी तरह सोच समझ लो। अगर तुम वादा करो कि समय पर पैसे लौटा दोगे तो मैं तुम्हें कम सूद पर रकम दिला दूंगा, लेकिन फिर समय पर पैसे चुकाने होंगे। अर्जुन भाई, मैं समय पर रकम अदा कर दूंगा। मुझे बस 3 महीने का समय चाहिए। मैंने अपने खेत में गाजरें लगा दी है। जैसे ही वे उगेंगी मैं सारी गाजरें बेचकर पैसे लौटा दूंगा। शाम का समय था। मोहन अपने घर के बाहर बैठा कुछ पुराने औजार ठीक कर रहा था। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे ओ मोहनलाल, कहाँ हो भाई? जरा बाहर तो निकलो। मोहन जल्दी से उठता है और बाहर आकर आदर से हाथ जोड़ता है। अरे पंडित जी, आइए आइए, कहिए क्या बात है? अंदर आइए ना, बैठिए। नहीं नहीं मोहन, आज बैठने का समय नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी पंडित जी? अरे भाई, तुम्हारी बेटी गीता के लिए बहुत बड़ा रिश्ता आया है। गांव के जमींदार बहादुर सिंह के बेटे रमेश के लिए। मोहन कुछ पल के लिए जैसे सुनकर यकीन नहीं कर पाता। क्या? जमींदार साहब का बेटा? पंडित जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? अरे नहीं भाई, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लड़का पढ़ा लिखा है, अभी शहर से लौटा है, और सबसे बड़ी बात, उसे लड़की के संस्कार चाहिए, दौलत नहीं। हे भगवान,
ये तो बहुत बड़ी बात है, मेरी गीता के लिए इतना बड़ा रिश्ता। और सुनो, कल ही जमींदार जी अपने बेटे के साथ तुम्हारे घर आ रहे हैं गीता को देखने। तुम बस तैयारी रखना। जी जी पंडित जी, जैसा आप कहें, हम पूरी तैयारी करेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ अब। और हाँ, चिंता मत करना, सब अच्छा ही होगा। इतना कहकर पंडित जी सारी बातें समझाकर वहां से चले जाते हैं। मोहन कुछ पल वहीं खड़ा रह जाता है। उसके चेहरे पर खुशी और हैरानी दोनों साफ झलक रही होती हैं। फिर वो जल्दी से अंदर जाता है और आवाज लगाता है, अरे सरला, कहाँ हो? जरा बाहर आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। अंदर से सरला जल्दी जल्दी बाहर आती है। क्या हुआ जी, इतनी घबराहट में क्यों बुला रहे हो? अरे सुनोगी तो तुम भी हैरान रह जाओगी। अभी पंडित जी आए थे। पंडित जी क्या कह रहे थे? हमारी गीता के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, वो भी जमींदार बहादुर सिंह के बेटे रमेश का। क्या सच में? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और कल ही वो लोग गीता को देखने हमारे घर आ रहे हैं। हे भगवान, इतनी बड़ी खुशी, लेकिन हमें सब तैयारी भी करनी होगी। घर साफ करना है, गीता को भी तैयार करना होगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, बस भगवान पर भरोसा है, हमारी बेटी की किस्मत खुल जाए। दोनों के चेहरे पर खुशी और उम्मीद साफ दिखाई देती है और घर में एक नई हलचल शुरू होने का संकेत मिल जाता है। मोहन और सरला की बातें अभी खत्म ही हुई थी कि दरवाजे के पास खड़ी नीलम चुपचाप ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे का रंग बदल चुका था, आंखों में जलन और मन में गुस्सा भर गया था। वाह, तो ये बात है, दीदी के लिए जमींदार के घर से रिश्ता आया है और सब कितने खुश हो रहे हैं। हमेशा से यही होता आया है, जो भी अच्छा होता है सब गीता को ही मिल जाता है। और मैं तो बस देखने के लिए हूँ इस घर में। इतनी भी क्या खास है गीता में, बस थोड़ी सी सीधी साधी बनती है और सबको लगने लगता है कि वही सबसे अच्छी है। जमींदार के घर की बहू गीता? नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। लो भाई, आ गया दिनेश पेप्सी पानी पूरी वाला। आइए आइए और पेप्सी पानी पूरी खाइए। पानी पूरी खाने का एक नया अंदाज। आइए आइए। दिनेश जैसे ही बाजार में अपना ठेला लाते हुए आवाज लगा रहा होता है तो पहले से ही वहाँ खड़े पानी पूरी वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। पेप्सी पानी पूरी अब पानी पूरी में पेप्सी डालकर बेचेगा क्या ये आदमी है? अरे लोग तो ऐसी पानी पूरी चखते ही उल्टियाँ करने लगेंगे भैया। सही कह रहा है भोला तू, देखना तू 10 दिन भी नहीं टिकेगा यहाँ पे। सभी पानी पूरी वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन ग्राहक उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। अरे देख तो नेहा, कोई नया पानी पूरी वाला आया है। चल तो सही, इसकी पेप्सी वाली पानी पूरी चख कर आए, आखिर ये होती कैसी है। हाँ हाँ चल। अरे भैया, जरा हमरे लिए एक एक प्लेट लगाना तो। वैसे कितने का एक प्लेट? जी सिर्फ 20 रुपए प्लेट। फिर जैसे ही काजल और नेहा उस पानी पूरी को अपने मुंह में रखती है, वो तो खुशी से पागल हो उठती है। अरे वाह 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 वाह, इसका पेप्सी वाला पानी पूरी तो बड़ा ही कमाल का है रे। क्या स्वाद है, मजा ही आ गया। क्या लाजवाब मजेदार पानी पूरी है। अरे इसके आगे तो सबकी पानी पूरी फेल है। सुनो भाइयों बहनों, इस पेप्सी पानी पूरी वाले की पानी पूरी तो लाजवाब है। सब खाओ, दिल खोल कर खाओ। लेकिन भैया, हमरे लिए पहले एक एक प्लेट और लगाओ। उन दोनों के इतना कहते ही दिनेश के ठेले के आसपास भीड़ लग जाती है। सभी उसकी पानी पूरी को चखने के लिए बेताब हो जाते हैं। भैया, मेरे लिए जल्दी से एक प्लेट लगा दो भैया। अरे अभी तू ठहर भैया, तू मेरे बाद आया था, पहले मैं खाऊंगा। हाँ भैया मेरा। अरे सब्र करो भाई, सब्र करो। मेरी पेप्सी पानी पूरी तुम सबको मिलेगी, ठीक है? दिनेश की पेप्सी वाली पानी पूरी ने सब पर ऐसा जादू चलाया कि उसका धंधा जोरों से चल पड़ा। उस दिन के बाद वो जैसे ही ठेला लगाता, उसकी कमाई शुरू हो जाती। गंगा किनारे बसे छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब आदमी रहता था। भोला की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। वह बचपन से ही मेहनत करता आ रहा था, लेकिन गरीबी उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करते थे और जब वह भी उन्हीं की तरह मजदूरी करने लगा। भोला की शादी कम उम्र में हो गई थी और कुछ सालों में उनके 2 बच्चे हो गए। परिवार बढ़ने के साथ खर्चे भी बढ़ने लगे, लेकिन मजदूरी से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। कई बार पेट भरने के लिए सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ता। एक दिन जब भोला को काम नहीं मिला
तो वह उदास होकर गांव के चौपाल पर बैठ गया। वहीं एक बूढ़े दादाजी बैठे थे, जो गांव के सबसे समझदार इंसानों में से एक थे। उन्होंने भोला से पूछा, बेटा इतना उदास क्यों है? भोला ने अपनी परेशानी बताई तो दादाजी बोले, काम के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो, भगवान भी मदद करेगा अगर मेहनत करोगे। भोला को उनकी बात दिल को छू गई। उसने सोचा कि क्यों ना अपनी चाय की दुकान खोली जाए। मगर दिक्कत यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। विमला ने अपने बचाए हुए कुछ पैसे भोला को दिए और गांव के एक दोस्त से उसने थोड़ा और उधार लिया। भोला ने गांव के चौपाल के पास एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदा और चाय बनाने का सामान जुटाया। पहले ही दिन उसने बड़ी मेहनत से चाय बनाई और राहगीरों को पिलाई। शुरुआत में ग्राहक कम आए, लेकिन उसकी चाय की खुशबू और स्वाद धीरे धीरे लोगों को आकर्षित करने लगी। कुछ ही महीनों में भोला की चाय की दुकान मशहूर हो गई। गांव के लोग, किसान मजदूर, स्कूल के बच्चे सब उसकी दुकान पर आने लगे। भोला हर ग्राहक से प्यार से बात करता और उन्हें चाय के साथ अपनापन भी परोस। हालांकि सफलता इतनी आसान नहीं थी। कई बार पुलिस वाले उससे दुकान हटाने को कहते, तो कभी गांव के बड़े लोग उसे तंग करते, लेकिन भोला ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे पैसे बचाए और पक्की दुकान बनाने की सोची। कुछ सालों बाद भोला ने अपनी छोटी सी पक्की दुकान बना ली। अब उसकी दुकान पर बिस्कुट, समोसे और ब्रेड पकड़े भी मिलने लगे। उसका परिवार खुशहाल हो गया। बच्चे स्कूल जाने लगे और पत्नी को भी उसने दुकान में मदद करने के लिए साथ रखा। एक दिन वही बूढ़े दादाजी फिर से उसकी दुकान पर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैंने कहा था ना कि मेहनत करने वालों को भगवान भी मदद करता है। भोला ने कहा, दादाजी आपकी बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर इंसान ठान ले तो कोई भी गरीबी उसे रोक नहीं सकती। भोला की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम मेहनत, धैर्य और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़े तो सफलता जरूर मिलेगी। एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपनी पत्नी गीता के साथ मिलकर खेती करता था। उनके एक बच्चे थे, सोहन। दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उनकी मेहनत का फल कभी अच्छा नहीं निकलता था। बारिश कम होती थी तो सूखा पड़ जाता था, ज्यादा बारिश होती थी तो फसलें बर्बाद हो जाती थी। एक दिन सोहन खेत में काम करते हुए उदास हो गया। सोहन, तुम इतने उदास क्यों हो? गीता, हम कितनी भी मेहनत कर ले, हमारा भाग्य साथ नहीं देता। हमारी फसलें कभी भी अच्छे से नहीं उगती हैं। लगता है कि हम इस गांव में कभी खुशहाल नहीं हो पाएंगे। सोहन, हार मत मानो। हमने इतनी मेहनत की है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें नए तरीके से खेती करने की कोशिश करनी चाहिए। नए तरीके से कैसे? हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है कि हम नई तकनीक खरीद सके। हम गांव के सरकारी स्कूल में जाकर कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ले सकते हैं। शायद वे हमें कुछ अच्छे सुझाव दे सके। सोहन को गीता की बात अच्छी लगी। अगले दिन वे दोनों गांव के स्कूल गए और वहां के कृषि वैज्ञानिक से मिले। वैज्ञानिक ने उन्हें बताया कि उनकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे वे अपनी फसलों में जैविक खाद का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। सोहन ने वैज्ञानिक की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें धन्यवाद दिया। घर लौटकर उन्होंने गीता के साथ मिलकर जैविक खाद बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने गांव के अन्य किसानों को भी जैविक खेती के बारे में बताया। अगले साल सोहन ने जैविक खाद का इस्तेमाल करके अपनी फसल उगाई। उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी फसल बहुत अच्छी हुई। उनकी फसल देखकर गांव के अन्य किसान भी हैरान रह गए। उन्होंने